स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो आपके ये 70 में से 70 अंक जरूर पक्के हो जाएंगे। और जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो मैंने प्रोवाइड की है, आप उन प्रश्नों को भी तैयार कर लीजिएगा। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे सामाजिक विज्ञान के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड। और सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर है 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए, आप उस वीडियो को भी देखें और शेयर भी करते रहें। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां पर आप अपनी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए हिंदी विषय, सामाजिक विज्ञान विषय, गृह विज्ञान विषय और चित्रकला विषय से रिलेटेड तैयारी कर सकते हो। 70 में 70 अंक यदि आप लाना चाहते हो हिंदी विषय में, सामाजिक विज्ञान विषय में और चित्रकला विषय में और गृह विज्ञान विषय में, तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़ जाओ। तो चलिए यहां पर देख पाएंगे आप सभी लोग सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर पहला प्रश्न क्या है, उपभोक्ता अधिकारों को परिभाषित कीजिए। और यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। उपभोक्ता अधिकारों को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि उपभोक्ता अधिकारों से आशय उन अधिकारों से है जो उपभोक्ता का शोषण होने से बचाते हैं। उपभोक्ता अधिकारों से क्या तात्पर्य है, यदि प्रश्न आता है कि उपभोक्ता अधिकारों से क्या आशय है, या प्रश्न आता है उपभोक्ता अधिकारों से क्या तात्पर्य है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान। उपभोक्ता अधिकारों से आशय उन अधिकारों से है जो उपभोक्ता का शोषण होने से बचाते हैं। जो उपभोक्ता का शोषण होने से बचाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, उपभोक्ता अधिकार कहते हैं। अगला है प्रश्न यहां पर, उपभोक्ता के अधिकारों की सूची बनाइए। यानी उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। मान लीजिए आप बाजार में कोई सामग्री खरीदने जाते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, उपभोक्ता हो जाएंगे। और जो सामग्री वहां पर विक्रय कर रहा है वो हो जाएगा विक्रेता। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न में क्या आया है कि उपभोक्ता के अधिकारों की सूची बनाइए। यानी उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार हैं, यानी आपके क्या अधिकार हैं जब आप उपभोक्ता के रूप में बाजार में कोई वस्तु खरीदने के लिए जाते हो। तो यहां पर सुरक्षा का अधिकार, सबसे पहला अधिकार क्या है, सुरक्षा का अधिकार। दूसरा अधिकार है सूचित होने का अधिकार। आप किसी भी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो विक्रेता का यह कर्तव्य होगा कि वह आपको इसकी सूचना दे, इसके बारे में बताए। और जो नई चीज आने वाली है, नए उत्पाद आने वाले हैं, उसके बारे में आपको सूचना दे। अगला है यहां पर चुनाव का अधिकार। आप चुनाव कर सकते हैं, जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हो। अगला अधिकार है सुने जाने का अधिकार, और आपको सुनने का अधिकार भी होगा। यानी आप अपनी बात विक्रेता को सुना सकते हैं और आपको विक्रेता भी प्रोडक्ट के बारे में बता सकता है। इसके बाद अगला है उपचार प्राप्त करने का अधिकार। और यदि किसी भी प्रकार की समस्या आती है, जो चीज आप खरीदते हैं, तो उसका आप उपचार भी करा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उस वस्तु का आप उपचार यानी उसका जो है रिपेयर भी करा सकते हो। और अगला है उपभोक्ताओं को शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ताओं को शिक्षा का भी अधिकार प्राप्त है। और इतने ही अधिकार उपभोक्ता के अधिकारों की सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला है प्रश्न यहां पर, विदेशी व्यापार का मुख्य कार्य क्या है। जो विदेशी व्यापार होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो विदेशी व्यापार किसी भी देश की उन्नति का मूल आधार है। जो विदेशी व्यापार होता है यह किसी भी देश की उन्नति का क्या है, मूल आधार है।
मूल आधार क्यों है? क्योंकि यह पारस्परिक सहयोग में वृद्धि करता है। जो विदेशी व्यापार होता है यह एक देश से दूसरे देश के संबंध को अच्छा बनाता है। कहने का अर्थ है यह पारस्परिक सहयोग में भी वृद्धि करता है और संकटाकालीन स्थिति में एक दूसरे देश को सहायता प्रदान करता है। और यदि किसी देश पर संकट आ गया तो क्या होगा कि विदेशी व्यापार उस देश के संकट में अपनी भी सहायता को सम्मिलित कर सकता है, यानी सहायता प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त या इसके अंतर्गत किसी देश द्वारा अतिरिक्त उत्पादित वस्तुओं को अन्य देशों के बाजार में बेचा जा सकता है। और विदेशी व्यापार के माध्यम से ही यदि किसी देश ने अधिकतम वस्तुओं का उत्पादन कर दिया है तो यह धर्म बनता है अन्य देश का, यानी दूसरे देश का, कि वह उस वस्तु को दूसरे देशों के बाजार में बेच सकता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि विदेशी व्यापार का मुख्य कार्य क्या है। और अगला है प्रश्न यहाँ पर, अल्प रोजगार किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जितने भी प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं सभी महत्वपूर्ण हैं 2023 की बोर्ड परीक्षा में। आप वीडियो को शेयर जरूर करते रहें और अपनी नोट्स भी बनाते रहें, यानी जितने भी प्रश्न मैं आपको बताऊं आप लिखते चले जाओ, इनका आंसर भी आप लिखते चले जाइएगा। इससे आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, अल्प रोजगार किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि जब लोग काम करने को तैयार हों, जब लोग काम करने को तैयार हों पर इन्हें क्षमता के अनुसार काम करने को ना मिले। जब लोग यानी व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हों लेकिन इन्हें क्षमता के अनुसार यानी जैसी इनकी क्षमता है वैसा इन्हें काम ना मिले तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? अल्प रोजगार की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं? अल्प रोजगार की स्थिति कहा जाता है। और अगला है प्रश्न यहाँ पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था किसे कहते हैं? यदि प्रश्न आ जाए लोकतांत्रिक व्यवस्था से क्या तात्पर्य है, उत्तर क्या हो जाएगा? यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके केंद्र में लोग हों। लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके केंद्र में लोग हों, अर्थात लोगों के द्वारा बनाई सरकार जो लोगों के हितों के लिए काम करेगी तथा लोगों की इच्छा तक ही बनी रहेगी, उसे ही लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। कहने का अर्थ है कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके केंद्र में कौन होता है? लोग होते हैं, अर्थात लोगों के द्वारा जो बनाई गई सरकार है जो लोगों के हितों के लिए ही काम करेगी तथा लोगों की इच्छा तक ही बनी रहेगी। यदि लोगों की इच्छा नहीं है तो सरकार गिर जाएगी। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि ऊर्जा के वह साधन जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होते। ऊर्जा के वह साधन या वह संसाधन जो एक बार प्रयोग होने पर भी समाप्त नहीं होते और जिनकी पुनः पूर्ति संभव है। गैर परंपरागत या नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ऊर्जा के वह साधन जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होते और जिनकी पुनः पूर्ति संभव है, गैर परंपरागत या नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा जैविक ऊर्जा। इन सभी ऊर्जा के संसाधनों का दोबारा प्रयोग हो सकता है। अगला प्रश्न है, खनिज क्या है? तो खनिज क्या है? खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से उत्खनन कर निकाले जाते हैं। खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ होते हैं जो खान से उत्खनन कर निकाले जाते हैं। कुछ उपयोगी खनिज पदार्थों के नाम इस प्रकार से हैं, जैसे लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, नमक, जस्ता, चूना,
पत्थर इत्यादि ये खनिज हैं जो कि भौतिक पदार्थ हैं और जो खान से उत्खनन कर निकाले गए हैं। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का उद्देश्य बताइए। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि चिपको आंदोलन में हिमालय में वन कटाई को रोकने एवं सामुदायिक वनीकरण अभियान चलाने के लिए चमोली उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया। यानी चिपको आंदोलन में हिमालय में वन कटाई को रोकने एवं सामुदायिक वनीकरण अभियान चलाने के लिए चमोली उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। अगला है प्रश्न, द्वैध शासन का क्या अर्थ है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि जब किसी देश का शासन दो शक्तियों द्वारा संचालित होता है तो उसे कैसा शासन कहते हैं? द्वैध शासन कहते हैं। जब किसी देश का शासन दो शक्तियों के द्वारा संचालित होता है तो उसे द्वैध शासन कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? गृह युद्ध किसे कहते हैं? गृह युद्ध एक ही राष्ट्र के अंदर संगठित गुटों के बीच होने वाले युद्ध को कहते हैं। गृह युद्ध एक ही राष्ट्र के अंदर संगठित गुटों के बीच होने वाले युद्ध को कहते हैं। तो आपको मैंने बता दिया ऐसे महत्वपूर्ण टॉप 10 सामाजिक विज्ञान के जिनका आपको आंसर लिख लेना है ढूंढने के बाद और इन्हें तैयार भी कर लेना है। यदि आप 70 में 70 अंक लाना चाहते हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण विषयों से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे और आप वीडियो को शेयर भी कर दें। जय हिंद।